चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। पीएससी वाले के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं। उसी में आज अर्थशास्त्र की क्लास आ रही है, उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पकड़ेंगे। वो रहेगा हम लोगों का केंद्रीय बजट 2023-24 जो पिछले साल का बजट आया था, उसको हम लोग करने वाले हैं। साथ ही साथ प्रमुख योजनाओं पर परिव्यय को भी देखेंगे। ओके, ऑलरेडी जो है जब भी बजट की बात आती है आजकल जो है वो फरवरी के पहले सप्ताह में आता है। तो इस बार का जो बजट है वो फरवरी के पहले सप्ताह में आएगा। बट एग्जाम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पेपर हमारा छप गया होगा। तो उस पे जो अगर इकोनॉमी से क्वेश्चन आता है बजट का तो वो 2023-24 का आएगा। तो इसको हम लोग देखेंगे। इस बजट के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको कवर अप करने वाले हैं। साथ ही साथ बजट के अंदर जो अलग अलग योजनाएं होती है जो भारत में चलती है, फॉर एग्जाम्पल मनरेगा की है और बाकी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं पर कितना व्यय हुआ है उसको देखने वाले हैं। एक शॉर्ट वीडियो बनेगा, छोटा वीडियो रहेगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा। साथ में करते चलिएगा। तो सबसे पहले बजट को अगर स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो एक चीज समझ लीजिएगा कि डाटा क्या है आपका करोड़ में है। बजट जो होता है आपका, इसको हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं। या तो हम लोग बोलेंगे राजस्व बजट या फिर हम लोग बोलेंगे पूंजी बजट। ओके, अब राजस्व बजट और पूंजी बजट क्या होता है, तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, इन दोनों में आपको फर्क समझना है। उस पे आपको क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट भी बजट पे काम करते हैं, सीधा सीधा डाटा। तो देखिएगा, राजस्व आय आपकी होती है 263, 22, 81। कभी भी ऐसे नहीं याद करना कि 26 करोड़ 32 लाख 281, वो गड़बड़ करेगा। ओके, आप कैसे याद रखेंगे, 26 32 281, ये हमारी राजस्व आय है। वहीं पर राजस्व व्यय आपको मिलेगा 35 0 21 36, या बोल सकते 350 21 36। तो 263 22 81 और 350 21 36, ये आपका राजस्व आय और राजस्व व्यय है। वहीं पर पूंजीगत आय की बात आएगी तो 187 0 816, और वहीं पर पूंजीगत व्यय जो है 1961, ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब कभी भी अगर बजट के आकार की बात आती है ना, तो आपको या तो दोनों आय को जोड़ना है, मतलब राजस्व आय और पूंजीगत आय अगर आप जोड़ेंगे तो आपको बजट मिल जाएगा आकार, या फिर आप राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को जोड़ेंगे तो आपको आकार मिल जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों पे डाटा सेम आएगा, वही आपका क्या होगा, बजट का आकार होगा। तो राजस्व आय राजस्व व्यय, पूंजीगत आय पूंजीगत व्यय, ये डाटा याद रखना है। 263 22 81, 350 21 36, इसके बाद 187 0 816 और 1000 फिर 961। अब राजस्व आय भी हमारी अलग अलग पार्ट में बढ़ती है। जैसे राजस्व आय हमारी बढ़ती है कर राजस्व और गैर कर राजस्व में। ओके, हम लोगों को सरकार को जो पैसा मिलता है वो टैक्स से मिल सकता है, टैक्स के अलावा बाकी चीजों से मिल सकता है। तो कर राजस्व के अंदर दो प्रकार के टैक्स आते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। कर राजस्व से जो टोटल आय अनुमानित है सरकार की, वो है 233 0 31। ओके, याद रखिएगा 233 0 631। वहीं पर गैर कर राजस्व से जो इंपॉर्टेंट आता है डाटा अपने पास, वो आता है 301 650। तो ये भी डाटा ध्यान रखिएगा, 233 0 631 और 301 650। वैसे ही राजस्व व्यय के अंतर्गत दो प्रकार के व्यय हमारे होते हैं, एक होता है योजनागत व्यय और एक होता है गैर योजनागत व्यय। इसी को पहले योजनागत और अयोजनागत बोल दिया जाता था। अभी अब ध्यान रखिएगा, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। वहीं पर पूंजीगत आय को आप ऐसे समझ सकते हैं, इनकम तो जिससे आपको हो रही है बट उसको आपको बाद में लौटाना है। राजस्व आय क्या होता है, जिससे आपको इनकम हुई उसको आपको बाद में लौटाना नहीं है, बट इसमें आपको लौटाना पड़ता है। तो पूंजीगत आय में जो सबसे बड़ा स्रोत बनता है हमारा, वो बनता है बाजार उधारी। बाजार उधारी और अन्य देयता के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 178 68 16, ये आपको बनेगा क्या, बाजार उधारी। वहीं पर ऋण वसूली, जैसे हम लोगों ने किसी दूसरे देश को लोन दिया है, सपोज नेपाल को दिया है या श्रीलंका को दिया है, वो लोग धीरे धीरे आपका लोन रिपेमेंट करेंगे, तो उससे हम लोगों को ब्याज वसूली जो हो रही है, ऋण वसूली, वो हो रही है 23,000। वैसे अदर में अगर हम लोग देखेंगे तो वो है आपका 61,000, ये आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही पूंजीगत व्यय योजनागत और गैर योजनागत व्यय में आपका बढ़ता है। तो बजट का कम से कम डाटा इतना याद करना है, और भी बहुत सारे डाटा रहता है बट कम से कम आपको डाटा इतना याद करना पड़ेगा, जिसमें बजट का आकार हो जाता है आपका 45 03 097। ओके, याद रखिएगा 4503 097, ऐसे याद रख लीजिएगा। जिसमें राजस्व आय आपकी 26 32 281, राजस्व व्यय 350 21 36। ओके, 21 36। फिर पूंजीगत आय की बात आएगी 187 0 816 और पूंजीगत व्यय 1961। ये सारा टेबल जब आप बनाएंगे ना, दो बार आप एक या दो बार आप रिकॉल करेंगे, रीडिंग करेंगे, याद हो जाएगा। ऐसे परेशान नहीं होना या ऐसे पूछना नहीं, अरे बाबा इतने सारे डाटा कैसे याद होंगे, आराम से याद हो जाते हैं, बस आपको फोन नंबर के जैसे याद करना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब बजट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बजट घाटा कितना होता है। तो बजट घाटा अपने को चार प्रकार का देखना रहता है। एक होता है राजस्व घाटा, दूसरा होता है प्रभावी राजस्व घाटा, फिर तीसरा होता है आपका राजकोषीय घाटा, और चौथा होता है प्राथमिक घाटा। इसको कभी भी हम लोग जीडीपी के टर्मिनोलॉजी में याद रखते हैं। अगर आपको नंबर याद नहीं है तब भी चल जाएगा, जैसे 86 98 55, ये याद करने की जरूरत नहीं है। राजस्व
राजस्व घाटा आप याद रखिएगा जीडीपी का 2.9% अनुमानित है। वहीं पर प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.7% अनुमानित है। ऐसे ही अगर आप जाओगे राजकोषीय घाटा तो वो जीडीपी का 5.9% अनुमानित है। जस्ट मेरे सिर के पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं थोड़ा कैमरा हटा देता हूं अपना ताकि आप लोगों को दिख जाए। ओके, जीडीपी का 5.9% अनुमानित है और वहीं पर प्राथमिक घाटा 2.3% अनुमानित है। तो अगर आप सबसे कम देखेंगे तो प्रभावी राजस्व घाटा होता है, फिर प्राथमिक घाटा होता है, इसके बाद आपका राजस्व घाटा होता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है और जो बार बार पूछा जाता है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा आपको 5.9% आपको देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी में जो चीजें हैं कई बार आपको बोल देता है फॉर्मूला बताइए राजस्व घाटा का क्या है, तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, जो आपका पीछे वाला टेबल है ना, इस पे अगर आप जाएंगे राजस्व व्यय और राजस्व आय, इन दोनों को अगर आप घटा देते हैं जो भी अंतर आता है उसका आप जीडीपी से तुलना करेंगे तो आपको परसेंटेज में मिल जाएगी वैल्यू 2.9%। वैसे ही प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा जो आपका राजस्व घाटा है उसमें से हम लोग परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान को घटा देते हैं तो आपको मिलेगा प्रभावी राजस्व घाटा। वैसे ही बजट घाटा या राजकोषीय घाटा क्या होता है, आपका कुल व्यय माइनस कुल आय, मतलब आप क्या करोगे, राजस्व आय और पूंजीगत आय को जोड़ोगे और राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को जोड़ोगे और इन दोनों को घटा दोगे और नीचे में जीडीपी की वैल्यू रखोगे तो आपको मिल जाएगा जो 5.9% होगा। और प्राथमिक घाटा जो है आपका वो होता है राजकोषीय घाटा, जो आपका राजकोषीय घाटा है माइनस ब्याज अदायगी, क्योंकि ब्याज अदायगी में जो हम लोग पैसा दे रहे हैं उसको घाटे पे कैलकुलेट करने की जगह पे हम लोग उसको हटा देते हैं तो 2.3% आपको देखने को मिलेगा। तो ये डाटा याद रखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है, तो गवर्नमेंट कुछ इस प्रकार का आपको चार्ट में दिखाएगी, बताएगी कि निगम कर से आ रहा है, आय कर से आ रहा है, बाकी चीजों से आ रहा है, वैसे रुपया कहाँ जाता है वो। अब इसमें इन्होंने एग्जांपल लेते हैं कि 1 रुपए, ओके, 1 रुपए अगर सरकार कमा रही है तो कितना पैसा वहां पे खर्चा करेगी, हम लोग क्या करेंगे रुपए की जगह 100 रुपए मान लेंगे, परसेंटेज पे निकालना है तो ये वाला आप टेबल करेंगे जिसमें आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा सरकार की आय का प्रमुख स्रोत और सरकार के व्यय के प्रमुख जो आपके क्षेत्र हैं उनके बारे में बताता है। तो सरकार को मान लो अगर 100 रुपए मिल रहा है तो 34 रुपया 34% सरकार को आता है उधार और अन्य देयता से। बट हम लोग कभी भी उधारी को ये नहीं मानते कि ये सबसे ज्यादा है, ये याद रखिएगा, क्योंकि उधार और अन्य लिखा है ना तो ये थोड़ा गड़बड़ होता है, तो अन्य भी जुड़ा है और अन्य में बहुत सारे फैक्टर होंगे। तो सरकार की आय का सबसे प्रमुख स्रोत आपका बनेगा जीएसटी। सरकार को आज के डेट में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है जीएसटी से, जीएसटी के बाद मिलता है निगम कर से, फिर मिलता है आयकर से, इसके बाद है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, कर कर राजस्व और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां। ये याद रखिएगा 17 15 15 7 4 6 2, ऐसे याद रखना है 17 15 15 7 4 6 2। जीएसटी है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है, आपका एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम्स है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज है और नॉन डेप्ट कैपिटल रेसिप्ट है। ओके, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये डाउट मत पूछिएगा कि सर ये दोनों 15% के ऊपर नीचे क्यों नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत डाटा में चेंज है। तो आपका कॉर्पोरेट टैक्स से हम लोगों को ज्यादा पैसा मिलता है और इनकम टैक्स से उससे कम मिलता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे जीएसटी क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन बताएंगे, बहुत छोटा छोटा है, आराम से बन जाएगा। वहीं पर सरकार जैसे मान लो 100 रुपए कमाती है और 100 रुपए खर्चा करती है, तो सरकार का सबसे ज्यादा पैसा खर्चा होता है भैया ब्याज अदायगी में। जो भी हम लोगों ने विदेशों से लोन लिया है पिछले साल में या उसके पहले सालों में, उसको बटाने में ही हमारी इनकम का 20% चले जाता है। उसके बाद कर के शुल्कों में राज्यों का हिस्सा मान के चलो, जैसे टैक्स वगैरह मिला तो उसमें राज्यों को बांटने में चले जाता है 18%। फिर आपकी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 17% है। इसके बाद वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9% है। वहीं पर केंद्र प्रायोजित योजना भी आपको 9% मिलेगी, अन्य व्यय आपका 8% है, अन्य को आप इग्नोर कर दीजिएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है रक्षा क्षेत्र में। देखो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जीडीपी का, या सॉरी जीडीपी बोल रहा हूं मैं, बजट का, आपके केंद्रीय बजट का कितना परसेंट सरकार रक्षा में खर्चा कर रही है, तो सीधा सीधा आएगा 8%। वैसे ही आर्थिक सहायता में आपका 7% करती है और पेंशन देने पे जो भी लोग हैं जो पहले काम करते थे उनको पेंशन देने में सरकार 4% खर्चा करती है अपने बजट का। तो मान लो अगर बजट 100 रुपए तो 4 रुपए पेंशन देने में जा रहा है, सब्सिडी देने में 7 रुपए जा रहा है, डिफेंस में आपका 8 रुपए जा रहा है, इसके अलावा केंद्रीय योजना में 9 रुपए जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे कहाँ से पैसा आ रहा है ये डाटा रहेगा लेफ्ट साइड में आपका, और राइट साइड में आपका पैसा कहाँ जा रहा है वो कुछ नहीं करोगे, एटलीस्ट इतना करना है अपने को। ओके, फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टेबल की तरफ जो कि बजट का सार है। देखो जो हम लोगों ने इसके पहले वाले टेबल पे देखा है ना, जो मैंने आप लोगों को एकदम हल्के में कराया है, तो ये 2023-24 के डाटे हैं जो हम लोगों को करना है।
इसके साथ साथ बजट में हमेशा पिछले साल का भी डाटा दिया रहता है। ओके, तो 2021-22 का डाटा रहेगा, 2022-23 का बजट अनुमान जो था वो रहेगा, संशोधित अनुमान रहेगा और बजट रहेगा। तो इसी में आपका है जैसे राजस्व प्राप्ति आप देख सकते हो 263-22-81। अब 263-22-81 को भी ये 23-300 आपका 631 और 301-650 अगर लगेगा यहां तक करिएगा। ऐसे ही पूंजी प्राप्ति, तो टोटल प्राप्ति आपको दिया रहेगा, टेबल पे आप चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको आराम से मिल जाएगा, जो कि आपका 450 3097। ओके, तो आप जो मैंने पहला चार्ट बनाया है ना, उस पहले चार्ट में ही आपको ये पूरे डाटा मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं किया है, यहाँ पे पूरा टेबल बनाया और बता रहा है कैसे कैसे है। ओके, अगर आपने कभी पहले बजट पढ़ा है, हल्का फुल्का आपको डाटा याद हो जाएगा। चलिए, इसके बाद कुल व्यय का भी आपको वैसे ही देखने को मिलेगा, और फिर राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, यही सारी चीजें हैं जो हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 4.1%, 2.9%, 6.4% और 3.0%, और अभी वाला इधर आपको दिखेगा 2.9%, 1.7, 5.9 और ऐसे करके सो ऑन आपको डाटा दिखने वाला है। तो ये वही है जो हम लोगों ने शुरू में टेबल बनाया और 2 पेज के थे, वो है गवर्नमेंट का ऑफिशियल, कुछ इस प्रकार से आता है। इसके बाद घाटे संबंधी आंकड़े, वही बात है जो उसके पहले हम लोग जस्ट ये वाले टेबल पे आपको घाटा दिखेगा ना, वही घाटे संबंधी आंकड़े हैं। ये वाले हम लोगों को बस पकड़ के चलना बजट अनुमान का। कभी भी बजट अनुमान पूछता है या वास्तविक डाटा पूछता है, ये दोनों में से आएगा। तो अब वास्तविक डाटा भी क्या है, क्योंकि एक्चुअल में 2021-22 का रहता है, तो चांसेस कम रहते हैं, ये संभावित यही रहता है, क्योंकि अभी जैसे अपनी इकोनॉमी बढ़ रही है तो कितना पड़ रहा है। जैसे देखिएगा पहले 6.7 रहता था हमारा राजकोषीय घाटा, फिर घट के 6.4 तक आया, और अभी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 5.9% रहेगा। सरकार की कोशिश है घाटे को कम करे। वैसे ही अलग अलग घाटे आपको क्या दिखेंगे, कम होते हुए। वैसे भी कोविड के टाइम पे सरकार को बहुत घाटा हुआ था, और उसके बाद सरकार अभी रिकवरी पे लगी हुई है। ओके, इसके अलावा विजन 2047 2047 उस तरीके के विजन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब जो सरकार है घाटा, जैसे मान के चलिए आपका घाटा हो रहा है, तो घाटे को कंपनसेट करने के लिए क्या करेगी, सरकार उधारी लेगी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, घाटे के सोर्स को हम लोग कहां से उठा रहे हैं। ओके, कहां से हम लोग घाटे को कवर अप करने के लिए पैसा उठा रहे हैं। तो सरकार का घाटा कवर अप करने का सबसे बड़ा तरीका होता है बाजार उधारी। जैसे अभी हम लोग भी देख रहे थे ना, बाजार उधारी और अन्य पे, तो लगभग हम लोगों को दिख रहा था सेम है। तो बाजार उधारी आपको 123,0911 मिलेगी। इसके अलावा अल्प बचतों की तुलना की प्रतिभूतियां रहती है, राज्य भविष्य निधियां रहती है। इसके अलावा आपको अन्य प्राप्तियां दिखेगी और विदेशों से लोन दिखेगा। कुछ डाटा आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। मैं एक काम करता हूं, अपने कैमरे को ना थोड़ा सा इस साइड ले लेता हूं, ताकि आप लोगों को प्रॉपर एक लॉजिकली वे में देखने को मिल जाए। ओके, तो कुछ इस प्रकार का डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए थोड़ा सा कैमरा मैं और इधर खसका लेता हूं, ताकि और प्रॉपर अच्छे वे से दिखने लगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो घाटे की प्रवृत्तियां हैं, यहाँ पे आपको केवल वही देखने, देखो जब आपका कोविड के पहले की अगर बात करेंगे, तो घाटे को हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे थे। अब धीरे धीरे हमारा घाटा जो है, अगर हम लोग जाएंगे 2012-13 या 14-15 से, या 13-14 से, तो 2013-14 से आपका घाटा लगातार पहले कम हो रहा था, फिर अचानक में घाटा बढ़ा है, और उसके बाद आफ्टर कोविड हम लोग घाटे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई बार आपका क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि बताइए घाटे की प्रवृत्तियां कैसी रही। तो चाहे कोई भी घाटा हो, देखिए पहले घट रहा था, फिर बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है, और अब घटने पे है। ओके, तो पिछले वर्ष की तुलना में हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर पिछले कोविड के टाइम से अगर बात करेंगे, तो घटने का, फिर बढ़ने का और घटने का। और अगर ओवरऑल बात करेंगे पिछले 10-12 साल में, तो पहले घटा है, फिर बढ़ा है, और उसके बाद आपका घटा है। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगी घाटे की प्रवृत्तियां। अब मेन चीज जो आती है, मेन चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मेन क्या है हमारा, अब क्या क्या हमारी प्राप्तियां कहाँ कहाँ से हुई है। अगर अलग अलग क्षेत्रवार अगर आपको प्राप्ति कभी पूछेगा, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा। हम लोग इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं अच्छे से, जहां पे आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए कि कहाँ पे क्या चीजें हो रही है। ओके, तो अगर आप देखोगे, ठीक है, जैसे हम लोगों ने किया था ना, आपका निगम कर हो गया, जीएसटी हो गया, सबसे ज्यादा पैसा जीएसटी से मिल रहा है, फिर कॉर्पोरेट टैक्स से मिल रहा है, फिर इनकम टैक्स से मिल रहा है, वही है। तो देखिए निगम कर से कितनी उम्मीद है मिलने की, 922,675। वैसे आयकर से, इनकम टैक्स से आपको मिलेगा 900,575। अब दोनों का परसेंटेज में 15% के आसपास आ रहा था, बट अगर आप देखोगे थोड़ा सा इनकम टैक्स में कम है। इसके बाद सीमा शुल्क है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, ये सारा डाटा है। इतना ज्यादा डाटा कभी पूछेगा नहीं, फिर भी इन केस अगर लगेगा तो यहां तक आप एक बार चेक कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा मेन आता है भारत सरकार का व्यय, कहां कहां सरकार व्यय कर रही है। तो देखिएगा केंद्र सरकार के व्यय में स्थापना व्यय आपका 744,339 हो रहा है। वैसे ही केंद्र क्षेत्र की योजना में 146,788,00 इस प्रकार के आपको व्यय देखने को मिलेंगे। ये भी वही है जो हम लोगों ने टाटा पे किया हुआ है ना, जो दो टेबल मैंने दिखाया था।
रुपया कहाँ आता है और रुपया कहाँ जा रहा है, वही सारी चीजें है। और इसके बाद आता है पूंजीगत पे, ये एक छोटा सा टेबल है, इसको आप छोड़ सकते हैं। और इसके बाद मेन चीज ये रहेगा आपका प्रमुख मदों पर व्यय। ओके, सरकार का जो है अलग अलग चीजों पे कितना व्यय जा रहा है। जैसे देखिए रक्षा का क्षेत्र में हम लोगों ने क्या बोला था 8% है, तो वो आपको दिखेगा आपका 43, 27, 20, ऐसे ही आपका पेंशन पे जो था 7%, वो सारी चीजें आपको दिखेगी। ओके, इसके बाद सब्सिडी, ये डाटा अपने को ध्यान रखना है। सब्सिडी, सरकार सब्सिडी पे कितना पैसा दे रही है और सब्सिडी पे क्या क्या चीजों पे देती है। तो उर्वरक की सब्सिडी है, खाद्य है, पेट्रोलियम है और कृषि और संबंध क्षेत्रों पे सब्सिडी होती है। ओके, तो उर्वरक पे सब्सिडी आपको दिखेगी आपका 175, 100। ओके, इसके बाद आपका खाद्य पे दिखेगी 197, 350। इसके बाद पेट्रोलियम पे 2275 और उसके बाद आपका कृषि क्षेत्र में 84, 214। तो अगर सबसे ज्यादा सब्सिडी बोले सरकार किस में देती है तो खाद्य में देती है। खाद्य के बाद सरकार उर्वरक में देती है, उर्वरक के बाद कृषि क्षेत्र में देती है और उसके बाद आपका पेट्रोलियम में देती है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, नॉर्मली भाषा में आप अगर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं सब्सिडी को, कि जैसे मान के चलिए आप कोई चीज को 100 रुपए में खरीदते हो। ओके, और सरकार बोलती है कि वो चीज अगर आप 100 रुपए में खरीदोगे तो आप अपनी जेब से 50 रुपए दो, बाकी 50 रुपए मैं दूंगी, या आप 80 रुपए दो, 20 रुपए मैं दूंगी। मतलब कोई चीज खरीदने के लिए अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है तो सरकार बोलती है उसका एक अंश दुकानदार को या विक्रेता को हम देंगे, आप खरीदो, वो सब्सिडी के क्षेत्र में जाएगा। तो वैसे ही सबसे ज्यादा खाद्य सब्सिडी सरकार दे रही है, फिर उर्वरक पे दे रही है, इसके बाद आपका आ जाता है कृषि क्षेत्र में और उसके बाद आपका आ जाता है किसमें, पेट्रोलियम में। तो ये सब्सिडी याद रखिएगा। इसके अलावा बाकी क्षेत्रों पे भी कितना कितना आपका व्यय हो रहा है, इस पे पूरा डाटा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूंगा, वीडियो पे जूम इन कर लीजिएगा, आराम से मिल जाएगा। ओके, आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके बाद सरकार अलग अलग योजना में कितना व्यय कर रही है। तो सरकार की सबसे पहली इंपॉर्टेंट योजना है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना, या फिर जिसको हम लोग मनरेगा बोलते हैं। उसमें आप देखोगे आपको डाटा मिल जाएगा 60,000 करोड़। ओके, सारे आपके डाटा करोड़ में रहेंगे। इसके अलावा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में आपको मिलेगा 9636। इसके अलावा अम्ब्रेला प्रोग्राम में आपको मिलेगा 610। इसके बाद अगर आप और भी योजनाओं पे देखोगे, अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंतर्गत अलग अलग आती है, जैसे वंचित समूहों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम है, अनुसूचित जनजातियों के लिए और अनुसूचित जाति के लिए। तो अगर आप अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए डाटा बोलोगे तो वो कुछ आपको अलग सा दिखेगा। एक काम करते हैं, मैं कैमरा ऑफ ही कर देता हूँ अपना, ताकि आप लोगों को क्लियर पूरा डाटा दिख जाए। ओके, चलिए, तो अनुसूचित जनजाति के लिए आपको अलग देखने को मिलेगा, अनुसूचित जनजातियों के लिए 4295 है, वहीं पर आपका अनुसूचित जाति के लिए 9409 है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मनरेगा के तहत 60,000 करोड़ है। इसके अलावा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के लिए आपका 9636 है। अम्ब्रेला प्रोग्राम विविध क्षेत्रों में 610 है। अम्ब्रेला प्रोग्राम इनटू वनरेबल ग्रुप्स के लिए आपका 2194 है। अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 4295 है। और अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए 9409 करोड़ रुपए। ये लगभग आपको आंकड़ा देखने को मिलेगा बजट का। इसके अलावा बाकी डाटा जो होता है और भी इंपॉर्टेंट रहता है, और ये सारा डाटा आप देख सकते हो, जैसे कि आपका ग्रामीण योजना में कितना लग रहा है, नीली क्रांति में कितना लग रहा है, सीमा क्षेत्र में कितना लग रहा है। ये डाटा बस थोड़ा थोड़ा याद करना रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इतनी थी। तो चलिए आज के लिए वीडियो को यहीं पे कवर अप करेंगे, और कल हम लोग जुड़ेंगे तो देखते हैं पॉलिटी का या इकोनॉमी का एक आध कोई और टॉपिक पकड़ लेंगे जो कि रिवीजन के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो इतना रखते हैं आज के लिए। थैंक यू।